नमस्कार दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर एक महत्वपूर्ण इंडियन स्कॉलर्स, इंडियन थिंकर्स, इंडियन पॉलिटिशियन के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका देश की आज़ादी के अंदर भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा और देश की आज़ादी के बाद भी उनका देश की राजनीति को स्वच्छ बनाने के लिए या सोशल रिफॉर्म को करने के अंदर या सर्वोदय समाज को आगे ले जाने के लिए या देश की राजनीति को नई दिशा की तरफ आगे बढ़ाने के लिए उनका प्रमुख योगदान रहा, जिनको हम लोक नायक के नाम से भी जानते हैं। तो आज की चर्चा के अंदर हम जेपी नारायण के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि जो जेपी नारायण, इनका आज़ादी के मूवमेंट के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा या आज़ादी के बाद भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। जेपी नारायण ऐसे व्यक्ति थे जो लंबे समय तक देश की आज़ादी के लिए अलग अलग देश की जेलों के अंदर रहे और देश की आज़ादी के बाद जो जयप्रकाश नारायण ने है राजनीति के अंदर जो सक्रिय रूप से भाग लेना स्वीकार नहीं किया या सरकार के अंदर किसी भी तरह के जो पद है उसको स्वीकार नहीं किया और वो एक आम व्यक्ति रह के लोगों की सेवा करना उन्होंने अपना रास्ता चुना। परंतु बीच के अंदर 1974 के तक एक ऐसा दौर आया कि जेपी नारायण ने की सक्रिय राजनीति के अंदर जो भाग लेना वो शुरू किया। जेपी नारायण के ऊपर कईयों घंटों तक हम वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, परंतु आज की इस चर्चा के अंदर हम जयप्रकाश नारायण के संबंध में सिर्फ उन पहलुओं को या उन एस्पेक्ट को ही टच करने की कोशिश करेंगे जो कि परीक्षा के लिहाज से हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। खास करके यूजीसी नेट सेट के लिए जो जेआरएफ की जो परीक्षा होती है हमारी, ऐसे प्रश्न जो जेपी नारायण से पूछे जाने की संभावना रहती है। आज की चर्चा के अंदर हम क्या है उस सभी एस्पेक्ट को या सभी प्रश्न को टच करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ बिहार राज्य के छपरा जिले के अंदर एक सिताव दियारा नामक गांव के अंदर क्या उनका 8 अक्टूबर 1902 को क्या है जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। और जेपी नारायण जैसे कि उनकी इंटर की परीक्षा को बीच में छोड़ के ही जयप्रकाश नारायण ने महात्मा गांधी के द्वारा जो शुरू किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से जो 1922 तक चला, इस आंदोलन के अंदर उन्होंने भाग लिया। और जयप्रकाश नारायण की महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, उसके अंदर प्रिजन डायरी 1976, आ प्लिया फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी 1959, टूवर्ड्स टोटल रेवोल्यूशन 1978 महत्वपूर्ण है, सोशलिज्म सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी 1964, ये इनकी महत्वपूर्ण। बाकी जी भी जयप्रकाश नारायण की बहुत सारी रचनाएं रही, परंतु ये जो रचनाएं हैं ये जो उनका जो लेखनी है वे ऐसे जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। यदि समाजवाद की धारणा की बात करें, जयप्रकाश नारायण के विचारों को हम जानने की कोशिश करें, तो जैसे हमने पहले ही कहा था कि जयप्रकाश नारायण को क्या है लोकप्रिय रूप से नाम से इनको क्या लोक नायक के नाम से भी जाना जाता था। और जयप्रकाश नारायण के जो समाजवादी जो इनके विचार हैं अंतिम समय तक भी ये 3 चरणों के अंदर क्या है उनको मेनली हम क्या है इनको डिवाइड करने का या विभाजित करने का काम कर सकते हैं। पहले चरण के अंदर या ऐसी अवस्था के अंदर जब जयप्रकाश नारायण काफ़ी यंग अवस्था के अंदर थे और वे एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर क्या है जयप्रकाश नारायण क्या है कट्टर मार्क्सवादी थी और उनका ये मानना था कि देश दुनिया के अंदर जो जिस भी तरह की जो समस्या है उन समस्या को सॉल्व करने के लिए या रिजॉल्व करने के लिए एक ही रास्ता है, वह है मार्क्सवादी रास्ता। और मार्क्सवादी रास्ता हम जानते हैं कि मार्क्सवादी क्या है, मार्क्सवादी वह रास्ता है जो कि वर्गीय संघर्ष की बात करता है और वर्गीय संघर्ष की बात करके क्या है सर्वारा वर्ग को इस बात के लिए क्या वो प्रेरित करता है कि आपने ऊर्जा वर्ग से जिसका उत्पादन के संसाधनों के ऊपर नियंत्रण है उससे उत्पादन के संसाधनों को आपने हड़पना है या उनसे उनसे छीनना है। जयप्रकाश नारायण भी यही कहते थे, यदि भारत के अंदर जो भारत का वो एनालिसिस करते हुए विश्लेषण करते तो भारत के संबंध में भी जो मार्क्सवाद की जो धारणा है वो जो जयप्रकाश नारायण उसको क्या उचित मानते। परंतु बीच के दौर के अंदर क्या है जब जयप्रकाश नारायण को ये भी लगा 1917 के अंदर जब रूस के अंदर क्या है लेनिन के नेतृत्व के अंदर समाजवादी क्रांति होती है, हालांकि काफ़ी बेहतर जो काम है वो रूस के अंदर हुआ। जैसे 1936 तक रूस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म हो गई थी, टेक्नोलॉजी के संबंध में रूस ने काफ़ी अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस किया या अमीरी और गरीबी का जो कॉन्सेप्ट है रूस के अंदर वो ख़त्म हो गया। परंतु कहीं ना कहीं जो जहाँ पे लोगों की जो
पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी को रूस के अंदर हार्म किया गया था, उसको नुकसान पहुंचाया गया था, या जिस हिसाब से पाश्चात्य दुनिया के अंदर जो लंबे समय तक किया है, जयप्रकाश नारायण अमेरिका के अंदर अपनी शोध कार्य उन्होंने किया, पीएचडी की डिग्री उन्होंने ली, तो जिस हिसाब से पश्चिमी दुनिया के अंदर जो पर्सनल लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट था वो उन्हें रशिया के अंदर देखने को नहीं मिला, इसलिए वो मार्क्सवाद से थोड़े हटके के वो लोकतांत्रिक मार्क्सवाद के, लोकतांत्रिक समाजवाद की तरफ उनका झुकाव होने लगा सेकंड स्टेज के अंदर। थर्ड के अंदर हुए गांधीवाद और गांधीवाद समाजवाद या सर्वोदय के कट्टर अनुयायी बन गए, और तीसरी अवस्था के अंदर जयप्रकाश नारायण है वह गांधीवाद के अनुयायी बन गए या सर्वोदय, जिसके अंदर क्या सभी तरह के जो वर्ग है उनके उत्थान की वो बात करने लगे। यदि मार्क्सवादी समाजवाद की हम बात करें तो मार्क्सवाद जो समाजवादी के जो विचार है जयप्रकाश नारायण के आरंभिक जीवन के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि जो जयप्रकाश नारायण था इस समय के अंदर क्या हुआ कट्टर मार्क्सवादी थे, परंतु भारत का जब विश्लेषण उन्होंने बात के अंदर किया तो मार्क्सवाद से क्या है लोकतांत्रिक समाजवाद की तरफ हुए आगे बढ़े। जयप्रकाश नारायण का ये भी मानना था आरंभिक जीवन के अंदर कि भारत के अंदर जिस भी तरह की समस्या है, यदि उन समस्याओं का हमने समाधान करना तो इसके लिए जो मार्क्सवाद का जो रास्ता वो क्या है सही है। सेकेंड स्टेज के अंदर वो लोकतांत्रिक समाजवाद के आगे बढ़े या लोकनीति एवं लोक शक्ति के विषय बात की जाती है। लोकतांत्रिक समाजवाद की जहाँ पे बात हो तो वह ये जो जयप्रकाश नारायण के जो विचार है वो जयप्रकाश नारायण के द्वितीय चरण के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और जयप्रकाश नारायण ने जो मार्क्सवाद के प्रति जो उनका एक आस्था थी उसके अंदर थोड़ी कमी आई, और कमी का मुख्य कारण ये रहा कि पश्चिमी दुनिया के अंदर जो पर्सनल लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट था या भारत को जब उन्होंने एनालिसिस दोबारा किया तो उनको ये लगा कि भारत के संदर्भ में जो मार्क्सवाद का जो रास्ता वो शायद सही नहीं है, और मार्क्सवाद से बेहतर यदि भारत के लिए कोई रास्ता हो सकता है वो है लोकतांत्रिक समाजवाद का रास्ता। नेक्स्ट है उनका जिसके अंदर क्या हुए इसकी बात भी करता कि उत्पादन के संसाधनों के ऊपर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, परंतु उत्पादन के संसाधनों के लिए राज्य का नियंत्रण होने के लिए वह हिंसक साधनों का प्रयोग नहीं का समर्थन नहीं कर रहे थे कि किसी भी तरह की आपको मार काट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, परंतु ये तो बात ज़रूर करते थे कि सभी व्यक्तियों को क्या है आर्थिक न्याय या इकोनॉमिक जस्टिस या सोशल जस्टिस सभी व्यक्ति को मिलना चाहिए। थर्ड स्टेज के अंदर जब जयप्रकाश नारायण के जो विचार हुए गांधीवादी समाजवादी या सर्वोदय के अंदर बात करते हैं तो जीवन के तीसरे चरण के अंदर क्या है जो जयप्रकाश नारायण है वो एक कट्टर महात्मा गांधी के अनुयायी बन चुके थे, और जो सर्वोदय की जो उनकी धारणा थी सर्वोदय की धारणा के क्या हुए मूल केंद्र बने थे, और जिसके अंदर उन्होंने 3-4 पॉइंट्स को पॉइंट आउट करने का काम किया था, जिसके अंदर कह रहे थे कि वे जो महात्मा गांधी जी कहते थे कि जितने साधनों की पवित्रता कि साध्य ही पवित्र नहीं होना चाहिए बल्कि साध्य को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं वे साधन भी क्या पवित्र होने चाहिए। नेक्स्ट वे बात कर रहे थे मानवीय मूल्यों की सर्वोच्चता कि जो मानवीय जो मूल्य है उसकी क्या हमें सर्वोच्चता रखनी है, जबकि एक चरण के अंदर जब वह मार्क्सवादी थे जब यही कहते थे कि उत्पादन के संसाधनों के ऊपर हमें सर्वहारा वर्ग का नियंत्रण स्थापित करना है, तो इसके लिए जिस भी संसाधनों का प्रयोग करना पड़े वे सारे उचित है, परंतु वह जब सर्वोदय की तरफ या कट्टर महात्मा गांधी जी के अनुयायी बने तो उस समय वे इन सिद्धांतों को अपने विचारों के अंदर शामिल कर रहे। थर्ड के अंदर क्या कह रहे जयप्रकाश नारायण जी, वे कह रहे कि आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के लिए क्या है जनता की शक्ति के अंदर वह विश्वास करते थे कि यदि हमने आर्थिक न्याय सभी व्यक्तियों को देना और जो सामाजिक रूपांतरण है समाज के अंदर जो ऊंच नीचे उसको खत्म करना है तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि जनता की शक्ति का अंदर हमने क्या रखना है विश्वास रखना है। फोर्थ के अंदर कह रहे हुए विकेंद्रीकरण, यदि क्या हमने सही मायने के अंदर सर्वोदय लाना है तो विकेंद्रीकरण जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया जाएगा कि जो शक्तियों का पृथक्करण किया जाएगा कि शक्ति कुछ एक या केंद्र के स्तर पर ये कुछ व्यक्तियों के हाथों के अंदर केंद्रित नहीं होगी या समुदाय के हाथों में केंद्रित नहीं होंगी, बल्कि शक्तियों का जो विभाजन है वह अलग अलग स्तरों के अंदर किया जाएगा, ऐसा जयप्रकाश नारायण जी का मानना रहा है। इसके साथ जयप्रकाश जो नारायण थे वह सर्वोदय समाजवाद की उन्होंने क्या है एक नई व्यवस्था के निर्माण के लिए उन्होंने इसके लिए प्रेम अहिंसा और करुणा की शक्ति के अंदर क्या है जयप्रकाश नारायण जी विश्वास रखते थे। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण जी ने क्या है अहिंसा प्रेम और
करुणा की शक्ति के लिए क्या है, उन्होंने संगठित स्वरूप को क्या है, जयप्रकाश नारायण जी ने क्या है, लोक शक्ति की इसे संज्ञा दी थी। जयप्रकाश नारायण जी का ये मानना रहा कि सर्वोदय समाज के अंतर्गत क्या है, जो समाजवाद के क्या उन्होंने नैतिक पक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया था। जयप्रकाश नारायण जी का ये भी मानना रहा कि जो सर्वोदय समाजवाद है वो एक अहिंसक है, शोषण मुक्त है, सहकारी समाज का आदर्श वो प्रस्तुत करेगा, ऐसा जयप्रकाश नारायण का मानना रहा है। जयप्रकाश नारायण जी ये भी मानते थे कि सर्वोदय जो समाजवाद की जो व्यवस्था का जो आधार है वो क्या प्रतियोगिता होगा, बल्कि आपसी सामाजिक सहयोग पर क्या है ये आधारित अर्थव्यवस्था होंगी, ऐसा जयप्रकाश नारायण जी का मानना रहा है। इसके साथ जयप्रकाश नारायण जी ये कह रहे हैं कि सर्वोदय समाज की जो संरचना है वह जाति या वर्ग पर आधारित नहीं होंगी। ये भी जयप्रकाश नारायण का महत्वपूर्ण व्यू पॉइंट रहा है। जयप्रकाश नारायण की जो महत्वपूर्ण बुक है जो 1936 के अंदर पब्लिश होती है जिसका नाम था वाई सोशलिज्म, और 1959 के अंदर जयप्रकाश नारायण ने एक लेख लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म। के अंदर जो जयप्रकाश नारायण ने कुछ एक जो विचार है वो समाजवाद के बारे में अपने दिए थे, जिसके अंदर जयप्रकाश नारायण जी ये बात कह रहे हैं कि ग्राम पंचायतों के द्वारा क्या है, सरकारी खेती की जाएंगी। नेक्स्ट, भारी उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व होगा एवं प्रबंध होना चाहिए। ये जयप्रकाश नारायण का सेकंड आर्गुमेंट रहा है। थर्ड, छोटे उद्योगों पर क्या है, उत्पादकों का नियंत्रण होना चाहिए। फोर्थ, राज्य की जो भूमिका वो है सीमित होनी चाहिए, ऐसा क्या उन्होंने 1949 के अंदर जो जयप्रकाश नारायण का आर्टिकल पब्लिश हुआ था माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, इसके अंदर क्या उन्होंने इन बातों को पॉइंट आउट करने का काम किया था। जयप्रकाश नारायण के मानववाद की हम बात करें तो जयप्रकाश नारायण के जो मानववाद की जो बात है वह मानव के स्वभाव को संतुलित करने की व्याख्या उन्होंने काम किया है। उनकी ये धारणा रही है कि जो मनुष्य मूलतः क्या है, एक अच्छा या बुरा नहीं है। उनका ये मानना था कि जो मनुष्य का जो स्वभाव है वो जो प्रकृति के द्वारा जो तत्व है और सामाजिक कारकों से मिलकर क्या ये निर्धारित होता है, और मनुष्य के अंदर क्या अच्छा और बुरा बनने की जो संभावना है वे एक साथ विद्यमान रहती है, ऐसा जयप्रकाश नारायण जी का मानना रहा है। जयप्रकाश नारायण जी ये भी कहते हैं कि जो मानव स्वभाव कोई रूढ़ तत्व इसको नहीं माना, उनका ये मानना था कि मानव के स्वभाव व आचरण को प्रयासों के माध्यम से भी क्या इसको बदला जा सकता है। और जयप्रकाश नारायण ने क्या है, जो मानव केंद्रीयता को क्या है, किसी भी सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की सार्थकता का उन्होंने क्या मानदंड इसको माना था। जयप्रकाश नारायण जी का ये मानना रहा कि पूंजीवादी और जो समाजवादी जो व्यवस्था तथा औद्योगिक सभ्यता का जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा क्या है, पूंजीवादी और समाजवादी जो व्यवस्था तथा औद्योगिक जो सभ्यता है इसका भी इस आधार पर उन्होंने विरोध किया था कि इन व्यवस्थाओं के में क्या है, मनुष्य को एक यंत्र बना दिया गया, उसे मशीन मात्र बना दी गया, और जो मनुष्य की जो सृजनात्मक जो शक्ति है, सृजनात्मक शक्ति के जो वास्तविक आनंद की अनुभूति से मनुष्य क्या है वंचित रह रहा है। जयप्रकाश नारायण जी का ये भी दृढ़ विश्वास उनका था कि धर्म, विचारधारा, राज्य एवं जो विज्ञान है वे सभी साधन और मनुष्य को क्या है साध्य माना जाना चाहिए, ऐसा जयप्रकाश नारायण जी का मानना रहा है। जयप्रकाश नारायण जी ने मानव की केंद्रीय सत्ता को क्या है महत्व प्रदान किया, और मानव का समुदाय से पृथक अस्तित्व उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब कि जो जयप्रकाश नारायण जी थे वे समुदायवाद के भी महत्वपूर्ण प्रेरणा या समर्थक रहे हैं। इसके साथ साथ जो जयप्रकाश नारायण ने क्या, जो मानव की आत्मा की स्वतंत्रता तथा आत्म साक्षात्कार को ही मानवीय प्रयत्नों के उन्होंने सर्वोच्च बिंदु स्वीकार किया था। इसके साथ साथ जयप्रकाश नारायण द्वारा क्या जो संसदीय लोकतंत्र की उनके द्वारा आलोचना की गई थी, या जयप्रकाश नारायण का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है पार्टीलेस डेमोक्रेसी या लोक दल विहीन लोकतंत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण क्या है, लोकतंत्र के तो प्रबल पक्षधर थे, वह सपोर्टर थे, किंतु वह लोकतंत्र की जो पश्चिमी धारणा थी, ठीक है, और संसदीय शासन प्रणाली के क्या हुए कटु आलोचक रहे, और जो महात्मा गांधी भी संसदीय शासन प्रणाली के हुए भी कटु आलोचक रहे। उनका ये मानना रहा कि जो पश्चिमी लोकतंत्र की जो धारणा है वह लोकतंत्र
अल्पमत की संज्ञा उन्होंने कहा, जो ये सही मायने के अंदर लोकतांत्रिक नहीं बल्कि अल्पमत तरह की जो शासन प्रणाली और वो दल विहीन लोकतंत्र का क्या उन्होंने इसके लिए समर्थन किया था। उनका ये मानना रहा कि लोकतांत्रिक जो धारणा की जो आलोचना है मुख्यतः इस आधार पर की जा सकती है कि उसमें व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव की क्या है उपेक्षा की जाती है, इसको इग्नोर किया जाता है। जयप्रकाश नारायण जी का ये मानना रहा कि जो संसदीय प्रजातंत्र का जो मूल दोष ये है कि इसमें जो व्यक्ति की जो व्यक्तिगत भूमिका पर क्या उन्होंने बल प्रदान किया है। नेक्स्ट है संसदीय लोकतंत्र की राजनीतिक प्रक्रिया के अंदर क्या जो व्यक्ति की जो भागीदारी है वह केवल मतदान करने तक या वोट डालने तक ही सीमित हो जाती है। उनका ये मानना था कि संसदीय शासन जो प्रणाली है वह दरअसल के अंदर बहुमत का शासन नहीं होता बल्कि अल्पमत का शासन होता है, ऐसा जयप्रकाश नारायण जी का मानना रहा है। और उन्होंने लोकतंत्र को क्या है या संसदीय लोकतंत्र को भी मिथ्याचार को प्रोत्साहन देने वाली प्रणाली बताया था। जयप्रकाश नारायण ये भी कहते थे कि जो संसदीय लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा जो दोष है इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता बल्कि इसके अंदर सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण को इसके अंदर बढ़ावा मिलता है। ठीक है, और उन्होंने दल व्यवस्था को भी क्या है संसदीय लोकतंत्र का एक बड़ा दोष माना, जो दलीय प्रणाली है जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है इसको भी क्या उन्होंने एक बहुत बड़ा दोष माना था जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, और जो पॉलिटिकल पार्टी वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ही ध्यान में रखती है बल्कि नेशनल इंटरेस्ट को इसके अंदर सेकेंडरी रखा जाता है या इसको प्राइमरी के अंदर नहीं रखा जाता। जयप्रकाश नारायण के द्वारा क्या है संसदीय लोकतंत्र की जो चुनाव प्रणाली है उसको भी क्या बहुत ही कठिन पेचीदा विकृत या खर्चीला प्रणाली माना था। जयप्रकाश नारायण जी का जो लोकतंत्र की जो संकल्पना की उनकी बात करें, उनका जो डेमोक्रेसी के बारे में उनका कॉन्सेप्ट रहा, जयप्रकाश नारायण ने क्या है कि लोकतंत्र की संकल्पना के अंदर क्या उन्होंने लोकतंत्र को उन्होंने एक क्या है संस्थागत व्यवस्था तथा नैतिक मूल्यों की एक व्यवस्था माना। उनका ये मानना रहा कि जो नैतिक अपेक्षाएं क्या है लोकतंत्र से अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो अनिवार्य नैतिक अपेक्षाएं ये है कि जनता को लोकतंत्र के लिए क्या नैतिक प्रशिक्षण देने की बात वे करते हैं, आवश्यकताओं के परिसीमन की वे बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता के साथ दायित्व की व्यवस्थाओं की वे बात कर रहे हैं, आर्थिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक क्रांति की बात जयप्रकाश नारायण के द्वारा की जाती है। जयप्रकाश नारायण की यदि सामुदायिक लोकतंत्र या लोक स्वराज की धारणा की बात की जाए तो जयप्रकाश नारायण जी ये कहते हैं कि भारत के लिए क्या जो समुदाय जो प्रजातंत्र को क्या उन्होंने क्या आदर्श लोकतांत्रिक प्रणाली माना था कि बेस्ट आइडियल फॉर्म हो सकता है क्या है एक सामुदायिक प्रजातंत्र। ठीक है, जिसके उन्होंने क्या मुख्यतः 3 चरण बताए थे और 3 चरणों के अंदर उन्होंने शामिल किया था कि राज्य व्यवस्था को क्या है उसकी प्राचीन परंपरा प्राचीन भारतीय परंपरा, सेकंड मानव की मूलभूत सामुदायिक प्रवृत्ति, थर्ड सत्ता के आधार की व्यापकता। सामुदायिक लोकतंत्र की संरचना की बात करें तो सामुदायिक लोकतंत्र की संकल्पना में क्या है जो मनुष्य की सामुदायिक प्रवृत्ति को क्या उन्होंने आधार माना था। जयप्रकाश नारायण ने सामुदायिक लोकतंत्र को भी क्या क्या 5 स्तरीय संरचना का इसके अंदर सुझाव दिया था और जिसके अंदर वो कह रहे थे पहले स्तर के अंदर क्या सर्वोच्च निकाय होंगी जिसका नाम ग्राम स्तर होगा और दूसरे स्तर पर जिला स्तर की एक निकाय होंगी जिसका नाम उन्होंने कार्यपालिका पंचायत समिति रखा। थर्ड के अंदर वो कहते थे कि एक थर्ड स्तर की जिला स्तर पर एक जिला परिषद कार्यपालिका होंगी। फोर्थ के अंदर वो कहते थे प्रांतीय स्तर पर क्या होंगी जिसको क्या उन्होंने प्रांतीय सभा का नाम दिया था और राष्ट्र के स्तर पर जो होंगी राष्ट्रीय स्तर पर क्या उन्होंने राष्ट्र सभा क्या है इसके द्वारा गठित की जाएंगी, परंतु शर्त ये कि जो चुनाव इलेक्शन होगा वह डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा बल्कि ग्राम सभा के जो लोग हैं जो प्रारंभिक चरण के जो लोग हैं उसके अंदर जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो उससे अगले वाले प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे और उससे ऊपर की जो संस्था हुआ है उससे निचले संस्था उनका चुनाव करेंगे और उससे जो ऊपर की जो संस्था हुआ उससे नीचे की संस्था का चुनाव करेंगे। इस तरह से जयप्रकाश नारायण का मानना रहा है। हालांकि आज तरह का जो लोकतंत्र है जिसके अंदर क्या सभी पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्ट रूप से जो चुनाव हमारे देश के अंदर होता है खास करके डायरेक्ट जो इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट तो हमारे देश के अंदर क्या 3 तरह के इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के जो मेंबर्स उनके
इलेक्शन तो हमारे देश के अंदर इनडायरेक्ट होता है, बाकी तरह के जितने भी जो इलेक्शन हमारे देश के अंदर डायरेक्ट होते हैं, परंतु जयप्रकाश नारायण जी का इस तरह की जो धारणा रही है। और ये जयप्रकाश नारायण जी ये भी कहते हैं कि जो राष्ट्रीय सभा के जो प्रतिनिधियों के द्वारा क्या है, एक निर्वाचन प्रांतीय समिति का क्या है द्वारा इसका गठन किया जाएगा। और जो राष्ट्र सभा है वह राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, एक कार्यपालिका की नियुक्ति भी करेंगी जो राष्ट्र के प्रति क्या है, उत्तरदायी रहेंगी, ऐसा इनका मानना रहा है। यह सामुदायिक प्रजातंत्र की आर्थिक संरचना के अंदर जयप्रकाश नारायण जी ये कह रहे हैं कि आर्थिक जो नियोजन है वह क्या है, उत्पादन व वितरण के क्या है, विकेंद्रीकरण के द्वारा ही आर्थिक प्रजातंत्र की क्या है, स्थापना की जा सकती है, ऐसा जयप्रकाश नारायण जी का मानना रहा है। और जयप्रकाश नारायण जी ने जो एक महत्वपूर्ण देश की राजनीति के अंदर उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा कि उन्होंने 1974 के अंदर क्या 1900 देश की आज़ादी के बाद जो जयप्रकाश नारायण ने कि देश की राजनीति की सक्रिय राजनीति से उन्होंने संन्यास लगभग ले लिया था, परंतु 1974 के अंदर जब बिहार मूवमेंट चला और बिहार मूवमेंट के अंदर विद्यार्थी ने जयप्रकाश नारायण से ये आग्रह किया, ये उन्होंने रिक्वेस्ट की, जयप्रकाश नारायण ने क्या है इस आंदोलन के अंदर क्या अपना नेतृत्व प्रदान करना। तो जयप्रकाश नारायण ने ये कहा था कि इस आंदोलन को, जो बिहार का जो आंदोलन था, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ था, महंगाई के खिलाफ था, बेरोजगारी के खिलाफ था, या बाकी तरह की स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम्स थी उसके खिलाफ था, जयप्रकाश नारायण ने ये कहा कि अब समय आ गया कि हमें संपूर्ण देश की जो राजनीति है उसको बदलना होगा। और जिसके लिए क्या जयप्रकाश नारायण के द्वारा क्या टोटल रेवोल्यूशन या संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया था। संपूर्ण क्रांति के तहत जयप्रकाश नारायण जी का ये भी मानना रहा कि जो ये आंदोलन ये ना केवल बिहार के अंदर सीमित होगा बल्कि देश के कोने कोने तक, देश के गांव गांव तक क्या हमने संपूर्ण क्रांति का जो नारा है हमारा जो आंदोलन इसको क्या है हमें पहुंचाना होगा। और ये जो संपूर्ण क्रांति या टोटल रेवोल्यूशन है बाद में मैडम इंदिरा गांधी के लिए क्या ये बहुत बड़ा जो कारण है 25 जून 1975 को 1975 के अंदर मैडम इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 352 आंतरिक आपातकाल की जो घोषणा की थी, ये बहुत बड़ा जो कारण टोटल रेवोल्यूशन भी बना, क्योंकि टोटल रेवोल्यूशन की वजह से जो मैडम इंदिरा गांधी का जो राज सिंहासन है वह जयप्रकाश नारायण जी ने काफ़ी हिला दिया था। और उसके बाद जब देश के अंदर 1977 के अंदर आंतरिक आपातकाल समाप्ति की घोषणा मैडम इंदिरा गांधी के द्वारा की जाती है, और उसके बाद देश के अंदर फिर से 1977 के अंदर आम चुनाव होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं। उस जनरल इलेक्शन के अंदर जनता पार्टी के गठन के अंदर भी क्या जयप्रकाश नारायण जी का एक उल्लेखनीय योगदान रहा। और उस उल्लेखनीय योगदान के अंदर जो जयप्रकाश नारायण जी ने मोरारजी देसाई को देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया, और इसके अंदर भी जयप्रकाश नारायण जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसका कारण क्या है, कारण जयप्रकाश नारायण जी को क्या है लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। यदि संपूर्ण क्रांति की जयप्रकाश नारायण की हम चर्चा करें तो जयप्रकाश नारायण ने क्या 5 जून 1974 को क्या है पटना के जो गांधी मैदान है या इंदिरा गांधी की जो जनता विरोधी नीति या ऐसी नीति जो जनता को अस्वीकार्य नीति थी, इन नीतियों के विरोध के अंदर क्या उन्होंने क्या है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था गांधी मैदान से। और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति में क्या है व्यक्ति और समाज दोनों में जो सर्वाधिक परिवर्तन लाने का उनका लक्ष्य रहा था। जयप्रकाश नारायण का ये मानना रहा कि जो संपूर्ण क्रांति की जो धारणा का जो उद्देश्य है वह क्या है, आज के समय के अंदर जो विकृत व्यवस्था को क्या उन्होंने समाप्त करना ही नहीं बल्कि इसके माध्यम से एक नवीन और वैकल्पिक व्यवस्था का भी क्या उन्होंने योजना प्रस्तुत की थी। और जो संपूर्ण क्रांति थी, संपूर्ण क्रांति के अंदर जो क्या है जयप्रकाश नारायण के द्वारा क्या है 7 आयामों को या 7 एस्पेक्ट 7 एस्पेक्ट की बात की गई थी, जिसके अंदर वह सामाजिक क्रांति बोलते थे कि सामाजिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का भेदभाव उसके धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, स्त्री या पुरुष के आधार पे, आर्थिक आधार पे, अमीरी या गरीबी के आधार पे किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सेकेंड बोलते थे हुए आर्थिक क्रांति। आर्थिक क्रांति के कि किसी भी व्यक्ति को क्या है आर्थिक चिंताओं से क्या मुक्त होना चाहिए। फिर राजनीतिक क्रांति की राजनीतिक शुद्ध होनी चाहिए, मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। फोर्थ के अंदर सांस्कृतिक क्रांति हुए, कल्चरल रेवोल्यूशन की बात करते हुए। फिफ्थ के अंदर वैचारिक क्रांति की बात करते हैं। सिक्स के अंदर शैक्षणिक क्रांति की बात करते हैं, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जो शिक्षा हुए सभी घरों तक क्या है हर बालक तक क्या पहुंचनी चाहिए। सेवंथ नैतिक अथवा आध्यात्मिक क्रांति की भी क्या जयप्रकाश नारायण के द्वारा क्या
टोटल रेवोल्यूशन या संपूर्ण क्रांति के अंदर क्या है, इन 7 आयामों को किया चर्चा की गई है। जयप्रकाश नारायण जी का यह भी मानना रहा कि मानव के ऐसे दृष्टिकोण की जो कल्पना उन्होंने की थी जिसमें क्या भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को क्या है आवश्यक माना जाए, किंतु जो मनुष्य था वह भौतिक वस्तुओं को क्या है स्वयं में साधन ना माने, अपितु इसको एक आध्यात्मिक लक्ष्य की चेतना उसकी प्रत्येक गतिविधि तथा इच्छा को मर्यादित करने का काम करे। जयप्रकाश नारायण का यह भी मानना रहा कि जो संपूर्ण क्रांति की जो सामाजिक जो आयाम के अंतर्गत क्या है हमें ऐसे समाज की जो रचना के लिए क्या प्रतिबद्धता उन्होंने व्यक्त की जिसमें छुआछूत, बुरे रिवाजों तथा जातिवाद के लिए किसी भी तरह का कोई भी स्थान नहीं होगा। संपूर्ण क्रांति के अंदर जो शैक्षणिक आयाम के अंतर्गत क्या है जयप्रकाश नारायण के द्वारा क्या है विद्यमान जो शिक्षा प्रणाली है उसको क्या है एक सड़ी गली या निकम्मी शिक्षा प्रणाली की क्या उन्होंने संज्ञा दी थी। उन्होंने जो शिक्षा जगत के अंदर क्या है सारे तंत्र को इस आधार पर क्या है पुनर्गठन करने की आवश्यकता महसूस की जिसका जो संबंध है वह देश की समस्याओं को क्या निराकरण करने का हो। इसके साथ संपूर्ण क्रांति के जो आर्थिक आयाम के अंतर्गत जयप्रकाश नारायण जी का ये मानना रहा कि आर्थिक विकास का जो लक्ष्य है वह मनुष्य का सुख और आरोग्य होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को क्या है रोजगार तथा न्यूनतम जीवन स्तर की जो सुरक्षा हो उसको उपलब्ध होनी चाहिए। संपूर्ण क्रांति के यदि राजनीतिक आयाम के अंदर क्या है जयप्रकाश नारायण ने यह कहा कि जो राजशक्ति पर क्या है कि जो लोक शक्ति की जो निर्णायक प्रतिष्ठा को उन्होंने आवश्यक या महत्वपूर्ण बताया। इसके साथ उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का भी सुझाव दिया जो राजनीति को मानव कल्याण की साधना का माध्यम बना दे। और संपूर्ण क्रांति के जो सांस्कृतिक आयाम की बात करें तो भारत की मूलभूत जो मानवीय और आध्यात्मिक जो परंपरा उसको पुनः प्रतिष्ठित की जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट जयप्रकाश नारायण जी का ये भी मानना रहा कि जो संपूर्ण क्रांति केवल क्या है अहिंसात्मक साधनों से ही संभव होंगी। और ये भी जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि संपूर्ण क्रांति जो सतत रूप से चलने वाली क्या एक प्रक्रिया और जिसके अंदर क्या खास तौर से क्या युवाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, ऐसा जयप्रकाश नारायण जी का मानना रहा है। हालांकि जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर क्या है अनेकों घंटों के ऊपर अलग अलग पहलू के ऊपर उनके लिए चर्चा हो सकती है, परंतु आज की इस चर्चा के अंदर क्या है हमने सिर्फ उन पहलुओं को ही टच करने की कोशिश की जो यूजीसी नेट सेट जेआरएफ की जो हमारी परीक्षा होती है कॉलेज कैट या पीजीटी की जो परीक्षा होती है जयप्रकाश नारायण के जो विचार है परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो मेरा ऐसा मानना कि परीक्षा के लिहाज से आज की जो ये चर्चा है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद या फ्रूटफुल रहने वाली। थैंक यू सो मच।